अस्सलाम वालेकुम। आज पार्लियामेंट्री लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया और मुकम्मल इत्तेहाद नज़र आया। मसला कश्मीर के ऊपर हमायत और भारतीय जो जारियत है उसके ख़िलाफ़ कौम मुत्तहिद है। ये पैगाम था जो मुश्तरका एलामिया के ज़रिए पूरी कौम को दिया गया अक्रॉस दी पार्टी लाइन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म तो खुद थे ही, तो मुकम्मल यूनिटी नजर आई डॉक्टर फ़ारूक सत्तार MQM की जानिब से। तो जो मेन उसके पॉइंट्स हैं बड़े अहम हैं। उसमें सबसे पहले तो कहा गया कि ये झूठ बोल रहा है भारत, जो ये कह रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और ख़ुद एक इंडियन मिनिस्टर ने आज स्टेटमेंट दी है कि हमने एरियल स्ट्राइक्स भी नहीं की, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस नहीं किया। उन्होंने कहा हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। ये कोई नई कहानी उन्होंने घर दी, इकरार कर लिया कि उन्होंने कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तानी इलाके में नहीं की। पाकिस्तान का कहना यह है कि ये जो भारत धमकियां दे रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी हम जो है उसको कैंसिल कर देंगे या पाकिस्तानी पानियों को रोक लेंगे, तो पाकिस्तान इसे जंग मुतसव्वर करेगा। कश्मीर कॉज की मुकम्मल हमायत की गई है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी उसको दोबारा रिवाइव करने का फ़ैसला किया गया है, और इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज और इस कॉज के लिए मुकम्मल हमायत, और बलूचिस्तान के अंदर जो भारतीय मुदाखलत है वो भी। और कुलभूषण यादव इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान UN जनरल असम्बली में बोले नहीं थे, लेकिन सुषमा स्वराज ने किसी कहा कि हमने बहादुर अली नामी किसी दहशत गर्द को पकड़ा हुआ है, उसका पाकिस्तान के किसी ग्रुप से ताल्लुक़ है UN जनरल असम्बली के अंदर। तो आज इस जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर ये भी आ गया कि हमने सर्विंग एक इंडियन नेवल ऑफिसर जो है कुलभूषण यादव उसको पकड़ा हुआ है, जो सबूत है कि भारत पाकिस्तानी इलाकों में मुदाखलत कर रहा है। इस टॉपिक को आज के प्रोग्राम में हम कवर करेंगे, और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो शुरका हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ, PMLN से तलाल चौधरी साहब, इसके अलावा PTI से शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ होंगे, और MQM से फैसल सब्जवारी साहब। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं। इंडिया ने जो LOC के ऊपर फायर किया उसके नतीजे में 2 पाकिस्तानी जवानों की शहादत हुई और 9 ज़ख्मी हुए। उन्हीं में से एक शहीद इम्तियाज़, उनके वालिद हमारे साथ हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शहीद इम्तियाज़ के वालिद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे हम बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कुछ शहीद इम्तियाज़ के मुतल्लिक, उनके जज्बात, क्या ख्यालात थे, कुछ अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। शहादत मतलब मकसूद मोमिन न माल के गनीमत न किश्वर कुशाई। मैं एक रिटायर्ड उस्ताद हूँ और मेरा बेटा इम्तियाज़ अहमद शहीद एक नेक फरजान था, नमाज का पाबंद था, दीनी कुतुब का अक्सर मुताला किया करता था। तो मैं भी एक टीचर, मैं तारकाबाद MC मिडिल स्कूल तार पढ़ाता रहा हूँ। वहाँ ही उसने प्राइमरी का इम्तहान किया, फिर मिडिल का, उसके बाद वो मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद में दाखिल हुआ, वहाँ से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आने तक घर में रहा। फिर उसके बाद उसने मिलिट्री ज्वाइन की और फौज में भर्ती हो गया। तकरीबन 14 साल हो गए हैं, बल्कि 14 साल कुछ ज़्यादा अर्सा हो गया कि वो मिलिट्री में रहा है। अच्छा, इस पोस्ट के ऊपर जहाँ उनकी शहादत हुई, कब से यहाँ तैनाती थी शहीद इम्तियाज़ की? बस मेरा है वो कोई 27-28 को हुई थी, या हफ्ता एक पहले हुई है। एक हफ्ता पहले यहाँ तैनाती हुई थी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये इम्तियाज़ से मैरिड थे, उनके 3 बच्चे हैं मेरा ख्याल, शायद मैंने ये पढ़ा, आप बता दीजिए। इम्तियाज़ शादीशुदा थे, उनके 3 बच्चे हैं। आप बता दीजिए उनकी फैमिली के मुतालिक। हाँ जी, तो वहाँ से तकरीबन 7 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उसके जो बच्चे हैं वो, इसको 3 बच्चियाँ हैं। एक की उम्र जो है तकरीबन 5-6 साल है, दूसरी 3 साल की, और तीसरी तकरीबन 1.5 साल की है। हाँ जी। अच्छा, एक सिर्फ और आपसे सवाल पूछ लूँ, ये जो जवान अपना खून देकर पाकिस्तान को महफूज बनाते हैं, पूरी कौम को इम्तियाज़ शहीद की कुर्बानी पे आप जैसे वालिदैन के ऊपर फ़ख्र है, और इन जैसे तमाम उन जवानों पे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए
अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, उन सब पे फ़ख्र है। सलाम है हमारा ऐसे तमाम फैमिलीज़ को, ऐसे वालदैन को, ऐसे माँ बाप को। एक बात और बता दीजिएगा, बहुत से और जवान जो सरहद के ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, क्या जज्बात हैं आपके? हमारे फौजी हमें उन सब पर फ़ख्र है, और सारी कौम उनके पीछे है, उनकी कौम की दुआएं उनके पीछे हैं। उसको किसी किस्म की ना तो घबराहट है ना होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम लूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की और अपने ख्यालात से हमें नवाजा। नदीम अफजल चंद साहब, आज की APC के ऊपर भी और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसके ऊपर भी, दोनों पे आपकी राय? सबसे पहले तो हम उनको सलाम पेश करते हैं और मैं समझता हूँ ये पूरी कौम का सर फ़ख्र से इन्होंने बुलंद किया। जो भी आप सरहदों पर लड़ते हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, अपनी कौम के लिए, अपनी इस धरती माँ के लिए, और हम उनको सलाम पेश करते हैं। रही बात APC की, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तो मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था और गवर्नमेंट ने, शुक्र है, लेट किया, लेकिन चलो किया तो सही। और पीपल्स पार्टी ने तो अपनी भरपूर शिरकत की और इनको फिर एक दफ़ा मैंडेट भी दिया, जिस तरह पहले नेशनल एक्शन प्लान पे दिया था, ज़रब अज़ब पे दिया था, टेररिज्म के ऊपर, अब फिर कश्मीर पॉलिसी के ऊपर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आज सुना है कि इन्होंने कहा है कि हम शुरू करते हैं। हम तो 3 साल से आपके प्रोग्राम में मैं कई दफ़ा काफ़ी दफ़ा आप तज़किरा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बहुत एक्टिव थी ये कमेटी, एक्टिव थी कमेटी, और इसके ऊपर हर वक्त कभी DGMO, कभी DGI। लेकिन आपने आज दूसरी तीसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी के लीडरान ने भी और PTI वालों ने भी ये कहा कि बिलेटेड एक्शन, P5 जो परमानेंट 5 है उनको ब्रीफ नहीं किया, LOC की वायलेशन के ऊपर फ़ौरन रिएक्ट नहीं किया, UN जनरल असेंबली में सुषमा ने बलूचिस्तान का जिक्र किया, वो जवाब नहीं दिया। बिलेटेड क्यों, ये रिस्पांस क्यों आपको लगा कि आपको अर्ज करना पड़ा? रिजर्वेशन तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर, फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर, मैं समझता हूँ सार्क के जो सारी सूरत हाल है सारी के ऊपर रिजर्वेशन तो पार्टी, हमारी पार्टी की तो हैं, लेकिन इन सारी रिजर्वेशन के बावजूद मैं समझता हूँ हमारी ये ड्यूटी थी, हमारा ये फ़र्ज़ था एज ए अपोजिशन पार्टी और एज ए नेशनल पार्टी कि हम इस वक्त एक ऐसी फ़ज़ा बनाते जब पूरी कौम को एक इंटरनेशनली एक मैसेज जाता कि ये कौम कश्मीर इशू पे एक है। डिक्लेरेशन अच्छा है, आज डिक्लेरेशन देखें, डिक्लेरेशन एक मैसेज गया है उसके, हम ये मैसेज यही हमारे, बाकी इशूज हमें, हालांकि ये मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ था, लेकिन शुक्र है इन्होंने हमारे कहने पे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 72 आवर्स का हमने इनको कहा कि वरना हम खुद बुला लेंगे, और ये खुर्शीद शाह साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने देर आए दुरुस्त आए। तलाल साहब, आपकी इजाज़त हो तो सब्जवारी साहब से भी रिस्पांस लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। सब्जवारी साहब, आपको भी वेलकम करूंगा, आप फरमाइएगा आपका क्या रद्द-ए-अमल है आज की APC और डिक्लेरेशन की जो तफसील है उसके ऊपर? बहुत शुक्रिया नदीम भाई। सबसे पहले तो मैं जो हमारे जो शहीद जवान हैं, उनके जो वालिद गिरामी थे, उनके अज़्म को सलाम है, और उनके साहबजादे समेत हमारे तमाम जवान, उनकी कुर्बानियों को सलाम है हम सबका। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यकीनन ये कि पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी हुई है। खुशाइंद ये है कि हम सब एक वहाँ पर होकर बैठे, तमाम तर सियासी आवाज़ें, और हमने ये साबित किया है एक दफ़ा कि कोई भी कौमी सतह का मामला हो, पाकिस्तान की सियासी आवाज़ें कम से कम इतनी मैच्योर ज़रूर हैं कि वो वहाँ पर सियासत को बालाए ताक रख कर अपनी धरती के लिए और अपने मुल्क के लिए कम से कम हम एक हो सकते हैं। ख्वाहिश हमारी ये है कि इसमें जितनी भी नकात हैं, जो अक़वाम आलम से किए गए हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा से किए गए हैं, जो भारत से को एड्रेस करके हम चीज़ें कर रहे हैं, हम उन पर भी तनदही के साथ अमल करें, और साथ ही साथ हम जो आखिर में उसमें कह रहे हैं कि जनाब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए इन लैटर एंड स्प्रिट, तो वो भी सदक़े दिल से करें। बदकिस्मती के साथ आज इनके हमने एक करारदाद भी पेश की ना कि नैब की अमल दरामद के ऊपर भी एक मीटिंग बुलाई जाए। जी बिलाशुबा हमने इसलिए पेश की नदीम भाई कि देखिए, हमें पाकिस्तान के दुश्मनों ने भी और पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने भी बदकिस्मती से इस तरह दुनिया भर के सामने पोर्ट्रे किया है कि यहाँ से दहशतगर्दी के बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जन्म लेती रही हैं। अब हमारा काम ये है कि हम सिर्फ सिफारती सतह पर ही
उसको नेगेट ना करें, हम सिर्फ बयानात तक की हद तक नेगेट ना करें, बल्कि अगर हमने नेशनल एक्शन प्लान में इस आज़म का इयादा किया था सब ने सर जोड़ कर कि हम हर तरीके से यहाँ जनरेट होने वाली दहशतगर्दी को, यहाँ पनपने वाली दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उसके लिए ये 20-21 इक़दामात हैं हम करेंगे, हम नहीं कर पाए हैं, लेट्स एडमिट दैट। और क्योंकि हम नहीं कर पाए हैं, 2 साल का अरसा होने को अगर आ रहा है, तो फिर हमें थोड़ी सी ये सोल सर्चिंग की भी ज़रूरत है। ख़ास वो सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, वो कौम को बताएं कि वो कौन सी हिंड्रेंसेस हैं, वो कौन से मसाइल हैं जो उनको दरपेश हैं, क्यों कर उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, ताकि हमें क्या रुकावट है जिसकी वजह से अमल नहीं हो रहा। तलाल चौधरी साहब ये ताख़ीर कर देते हैं आप अक्सर औक़ात ऐसे मामलात के ऊपर जिस पे हम तवक्को रख रहे होते हैं कि सबसे पहले आप बोलेंगे वज़ीर आज़म, मुंतखब हुकूमत, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बाद में आप जवाब देते हैं जब पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, कौम मुतालबा कर रही है, PTI सड़कों पे है, फिर आप जवाब देते हैं। ताख़ीर क्यों कर देते हैं, फ़ौरन क्यों नहीं बोलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आज की अच्छी बात यह है कि जो स्टांस सब लोगों ने इकट्ठे मिल के लिया, बहुत सारे इनके डिफरेंसेस अभी भी हमारे हैं और रहेंगे भी, लेकिन आज का स्टांस लेकिन अगर इसमें चीज़ें देखें तो ये वही उन्हीं चीज़ों को इंडोर्स किया गया जो कि पिछले हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी और जो मौजूदा हालात में जो इक़दामात पिछले दिनों में किए गए, तकरीबन सारी की सारी वो चीज़ें ज़रूर हैं। अब आप कहते हैं कि ये नहीं बोले और या इनका वज़ीर ख़ारजा नहीं है। अब अगर मुशीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा का सिर्फ एक नाम के फ़र्क की वजह से अगर तनकीद है तो चलें, इनकी मर्ज़ी है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने UN में अगर कामयाब डिप्लोमेसी ना की होती तो ये भारत जो है जिस तरह पहले ललकार रहा था और जिस तरह फिर वो बैकफुट पे गया, और कश्मीर का मामला अगर 15 साल बाद दोबारा उभर कर दुनिया में सामने आया तो मेरा ख्याल कुछ हद तक हमें आपको क्रेडिट ये देना पड़ेगा कि कम अज़ कम हमने कोई काम ज़रूर किया है कि ये बात यहाँ तक आई है। नहीं तो आपने देखा है कि ना UN की असम्बलियों में ये रहा, ना ये सफारतकारी एक एक करके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, मनमोहन सिंह के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन शर्म एल शेख में साइन हुआ था। बलूचिस्तान के अंदर भारतीय मुदाखलत पहली दफ़ा रजिस्टर की गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद बहुत लोगों ने अर्ज़ किया, पीपल्स पार्टी ने, PTI ने बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया। कुलभूषण यादव के ऊपर लंदन उतरे थे तो सवाल किया गया तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब यह था अब आप ऐसी बातें मत करें, तो कुलभूषण यादव का नाम उन्होंने नहीं लिया। सुषमा ने UN जनरल असम्बली के अंदर किसी बहादुर अली का नाम लिया जो ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तानी है कि नहीं, ये इंडियन आर्मी का ऑफिसर है। आज जॉइंट डिक्लेरेशन में आया दिस इज समथिंग डिफरेंट, जो ये मुतालबा कर रहे थे, जो बाकी जमातें मुतालबा कर रही थी। मैंने आपसे अर्ज किया है कि 80% चीजें अगर आप पढ़ दें तो 80% पे आ गए। अभी आप सारी कह रहे थे, अभी मैं और भी मैंने कहा ज्यादातर चीजें। और उसके अलावा देखिए, ये उसके बाद ये जो डोजियर दिए गए वो UN के, वो उसके अलावा जब अमेरिका प्राइम मिनिस्टर गए उस वक्त दिए गए। इसके अलावा तमाम बाकी फोरम्स पे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे वज़ीर इत्तलात ने एक अगर कोई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे अफवाज के साथ मिलकर की वो इस एजेंट पर की, और उसमें हमारे वज़ीर इत्तलात साथ बैठे। लाल किले के ऊपर खड़ा होकर नरेंद्र मोदी कहता है कि बलूचिस्तान से और गिलगित बल्तिस्तान से और लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं हम यहाँ मर गए, क्या क्या वज़ीर आज़म इसका जवाब दें। वज़ीर आज़म ने नहीं जवाब दिया। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बलूचिस्तान एंड ए डिस्प्यूटेड एरिया। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोविंस है। मेरी गुजारिश सुने, अगर आप चाहते हैं कि हम कश्मीर को और बलूचिस्तान को सामने बराबर लाके खड़ा करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को आपको उसका जवाब देना पड़ता है। देखें ना, जवाब देते हैं तो वहां पुतले जल रहे हैं, जवाब देते हैं तो सर की कीमत लग रही है, जवाब देते हैं तो वहाँ मुर्दाबाद मुर्दाबाद नवाज शरीफ हो रहा है। और दूसरी बात, इतनी तकलीफ तो भारत को पहले पिछले 15 साल में नहीं हुई, हुकूमतें नहीं रही, वजीर खारजा नहीं रहे, फॉरेन पॉलिसी नहीं। मेरे देखिए ना चीज़ों को ज़रा थोड़ा, सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर ज़ख्मी हुआ है या तिलमिलाया है भारत तो वो मौजूदा हालात में तिलमिलाया है। और कश्मीर का मामला, आप एक बात का क्रेडिट, मैं कहता हूँ ये इन सब का क्रेडिट है, सबका पाकिस्तान का क्रेडिट है कि कश्मीर एक दफा जो भूला हुआ मसला था बैनुल अक़वामी तौर पर, वो फिर उभर के शाबाश बुरहान वानी और उन नौजवानों को जिन्होंने इसको रिवाइव किया। बिल्कुल, लेकिन हमने इखलाकी और सियासी इमदाद जो की है। चंद साहब एक क्रेडिट आप सारे लीडर्स को आज मैं दूंगा, प्राइम मिनिस्टर समेत, कि एटलीस्ट इस डिक्लेरेशन को आज आपने हमें दिया। लेकिन जो हमारे अंदर खामियाँ हैं, सोल सर्चिंग करते रहना चाहिए, क्यों रह गई। फॉरेन मिनिस्ट्री एक खामी है, पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी दूसरी खामी है। ये ऐसा एरिया जो हमें मार रहा है। फ़ौज की तरफ से बयान आता है तो हम कहते हैं फ़ौज क्यों बोली है, क्योंकि हमारी तरफ से हुकूमत से प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलते।
कि इसका कोई हल होना चाहिए? नहीं, देखें, फॉरेन पॉलिसी सबसे बड़ी खामी उसमें सिर्फ शख्सियात का अमल दखल नहीं। मैं समझता हूँ अगर कोई इंस्टीट्यूशन होगा ना, प्रॉपर वर्किंग करेगा, अकेले वज़ीर ख़ारजा ये कोई नौजवान भी लगा देंगे तो कुछ नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूँ एज इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग करें। हमारी थिंक टैंक कितने हैं हमारे मुल्क में? गवर्नमेंट किस लेवल पर थिंक टैंक है जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लोग जो इनपुट्स लेते हैं? पार्लियामेंट में तो डिबेट हुई कभी नहीं, पार्लियामेंट में कभी डिबेट नहीं हुई, और पार्लियामेंट में कभी पॉलिसी बयान सिर्फ आता है कभी कभी किसी, वो भी सेनेट में वाले ज़्यादा एक्टिव हैं कौमी असम्बली की निस्बत। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा पॉलिटिकल क्लास को भी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए और प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए हमारा। फिर हम ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं जी हमारा फॉरेन पॉलिसी, हमारा तो रोल ही कोई नहीं है जी, किसी और का रोल है। कहते हैं जीएचक्यू के पास है। लेकिन जब हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो फिर जब हम स्पेस देंगे नदीम भाई, तो फिर कोई और तो लेगा। हम खुद स्पेस देते हैं, क्यों डरते हैं? मेरा ख्याल है हमारी कमजोरियां भी हैं, हमारी एबिलिटी प्रॉब्लम भी है, कैपेसिटी इशू भी है और खामियां भी हैं। लेकिन इन सारी खामियों के बावजूद देखिए पार्लिमानी निज़ाम है हमारा। पार्लिमान को जब आप इस्तेमाल करेंगे या एंगेज करेंगे तो आप प्रोएक्टिव रोल आपका हो सकेगा। भाई प्रोएक्टिव कहाँ पर है चांद साहब? उस दिन उसने इंडियन जर्नैल ने बैठ के अपने मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अकेले ने भी नहीं की, और उसने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक। शाम को उसी दिन मोदी ने एपीसी कॉल की, सेम डे। हमारी कितने दिन लगे हैं उसके बाद? ये प्रोएक्टिव है? बस ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती है ना, हमारी गवर्नमेंट की अनफॉर्चुनेटली प्रायोरिटीज़ नहीं है। अब हर वक्त सच्ची बात है, आज तो मेरा दिल भी नहीं करता कि इनके ऊपर आज तनकीद करूं, लेकिन इंटरनल जो हमारी वीकनेस है, लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए अब ये तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीसरी दफ़ा हुकूमत आई है इनकी। अब इनको तो कोई चीज़ इनसे मैं समझता हूँ ऐसे छुपी हुई नहीं है ना, ये तो सारी चीज़ों से वाकिफ़ है और इनको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारी खामियाँ और उनको कैसे दूर किया जाता है। तो मेरा ख्याल अभी भी ये फॉरेन पॉलिसी में कोई इतना सीरियस नहीं है। तो अगर तीसरी दफ़ा भी वो खामियाँ दूर ना कर पाएँ या समझ ना पाएँ, फिर बदकिस्मती है इस कौम की। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, दोबारा उठते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शाह साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इस वक्त डॉन अखबार में और मुख्तलिफ और मीडिया में एक ट्वीट चल रही हैं जो शीरी मज़ारी ने वजाहत पेश की है कि आपने प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ़ें पेश की। जवाब में शीरी मज़ारी ने कहा है कि आपने UN जनरल असम्बली की तकरीर की तारीफ़ की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ नहीं की, बल्कि उनके ऊपर तनकीद की कि वो बड़ा ताख़ीर से हर चीज़ के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। क्या हुआ आज मीटिंग के अंदर? जहाँ तक कश्मीर की तकलीफ है वो मैंने तब भी कहा था, एक कॉम्प्रिहेंसिव थी, बैलेंस थी। मैंने नहीं कहा आज पूरे इजलास से कहा, लेकिन जो उसकी कोताहियाँ थी, जो कमियाँ थी, उनको भी पॉइंट आउट किया गया। मिसाल के तौर पर मैंने आज वाज़े तौर पर कहा कि उनको कश्मीर की तकलीफ में बलूचिस्तान का जिक्र करना चाहिए और जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी चाहिए थी बलूचिस्तान की सूरत हाल के दरमियान और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के दरमियान। बलूचिस्तान हमारा इंटेग्रल पार्ट है ऑफ सॉवरेन पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर रेकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे है। मैंने उनको ये भी बताया कि जो आपके डिप्लोमेटिक फेलियर से मिसाल के तौर पर पॉइंट आउट किया कि जो उड़ी का वाकया हुआ, आपका रिएक्शन 3 दिन के बाद आता है और 3 दिन यकतरफा हिंदुस्तान का नुक्ता चलता रहा और 3 दिन के बाद आपने रिएक्ट किया, वो भी IMF स्टेटमेंट के बाद। मैंने उनसे ये भी कहा कि जब आपका वो हिंदुस्तान एक बावेला कर रहा है कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहा है और फिर आपको दिखाई दे रहा था कि हिंदुस्तान के अजायम दिखाई दे रहे थे कि होम मिनिस्टर का इस्लामाबाद में आना, कुछ जाना, वहां के जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि वो साथ समिट में नहीं आएंगे, तो उनकी डिजाइन बड़े ऑब्वियस थे। आपको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान से निकल गया और 5 ममालिक, 8 में से 5 ममालिक ने साथ समिट में आने से माजरत कर ली। तो हिंदुस्तान ने तासुर देने में काम हो गया कि हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक पूरे रीजन में आइसोलेट कर दिया है
और ये मुनासिब नहीं था। इसी तरह जब उड़ी का इंसिडेंट होता है, ये सारे नुकात आपने आज मीटिंग में उठाए या अभी हमें बता रहे हैं? मीटिंग में उठाए ये सारे नुकात आपने? जब समझ रहे थे कि इतना अहम वाकया हो गया है, सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान को थ्रेट किया जा रहा था, वॉर हिस्टेरिया हिंदुस्तान में क्रिएट किया जा रहा था, तो आप लंदन में आपने अपना स्टेज चेंज कर दिया। आपको बिल्कुल यहाँ लौटना चाहिए था। ये सब चीजें पूरा हॉल था, मैंने रिकॉर्ड में बात की है और जानकारी से की है। मैं बिना वजह कंफ्यूजन करना चाह रहा था और जो कमजोरियां कोताहियां थी उनकी निशानदेही भी करना चाह रहा था। मैंने कहा कि देखिए, उन्होंने ब्रीच की है इंडस वाटर ट्रीटी को, और उन्होंने जो मैंडेटरी मीटिंग की वाटर उसके आने से हिंदुस्तान ने नशिस्त से इनकार कर दिया। हमारा कोई उससे वाज़े मौके नहीं आया। आज भी जो जॉइंट रेजोल्यूशन है उसमें हमने ऑपोजिशन के इसरार पर हद दिलवाया। बलूचिस्तान का मसला, पानी का मसला, जो फॉरेन ऑफिस से एक रेजोल्यूशन बन गया तो बड़ा खुशखुशा था। तो मेरे पास नदीम अफजल चंद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कहते हैं कि हमारे इसरार के ऊपर ये पॉइंट्स डाले गए हैं, उन्होंने ये पॉइंट्स रेज किए हैं। आप कहते हैं आपके इसरार पे ये पॉइंट्स रेज किए गए। अपना चंद साहब मैं वजाहत कर दूं, चंद मीटिंग में नहीं थे, मैं अब करूं, मैंने भी रेज किए, बिलावल ने भी रेज किए, और लोगों ने भी रेज किया। चलें फिर दोनों ने कर लिया, बिलावल ने भी किया और आपने भी रेज किया। लेकिन चंद साहब एक नुक्ता बड़ा शाह महमूद साहब करें या हम करें, एक ही बात है। एक ही बात है। वो आपके साथ हैं या आप उनके साथ हैं? हम एक दूसरे के साथ। आप एक दूसरे के साथ हैं। एक बात मैं चंद साहब से जी जी शाह साहब जी, एक और जो हमने बात की, हमने कहा आज आपने इजलास क्यों बुलाया और हम आज इस्लाह क्यों है? हमारे आपसे सियासी इख्तिलाफात हैं, इसके बावजूद हम आए हैं दुनिया को तासुर देने के लिए। जहां तक पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी तो हम एक हैं। और शाह साहब क्यों पाकिस्तान के जी शाह साहब की आवाज़ नहीं मुझे आ रही। मैं उतनी देर चंद साहब से बात कर रहा हूँ। मैं दोबारा शाह साहब से लाइन में लवाइए आप। चंद साहब, ये जो शाह साहब ने भी कहा कि उड़ी अटैक था तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना स्टे लंदन में एक्सटेंड कर दिया। लंदन स्टे काफ़ी मसाइल अजीबोगरीब पाकिस्तान में चल रहे होते हैं और स्टे एक्सटेंड हो जाता है। बाज़ का चारसद्दा होया होता है तो स्टे एक्सटेंड हो जाता है। देखें, थोड़ा सा मेरे तो क्या परेशानी नहीं होती? हमारे मौजूदा हुकूमत के लिए लंदन या ना तो हम पार्किंग प्लेस कह सकते हैं, तो या हम इनके डिफेंस लाइन कह सकते हैं। इनकी डिफेंस लाइन गालबन लंदन में। शाह साहब अब आपकी आवाज़ आई है मुझे, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। चंद साहब और मेरे ख्याल में ये सीरियसनेस नहीं थी और जो यही खामियां थी ना जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इनको फिर आज आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की नौबत आई। अगर ये खुद बेहतर काम कर रहे होते तो पहले दिन से सारी अपोजिशन पार्टियों ने तो बगैर इनकी मीटिंग्स के इस इशू को कहा कि हम इस इशू पे इकट्ठे हैं। इसके ऊपर डिवाइड थी नहीं, ना है ना होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जो डिवीजन होगी इनके वज़रा के बयानों की वजह से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक चीज़ मुझे बता दें कि ये जब उड़ी वाला अटैक हुआ तो अटैक चल रहा था तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ये आज वाला जो अटैक है बारामूला वाला, उसमें भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फिदायीन ने हमला कर दिया। देखें, गन्स के ऊपर उसके जर्नैल ने कहा कि पाकिस्तानी मार्किंग है। बाद में इंडियन मीडिया ने खबरें छापी, तस्वीर छापी जिसके ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाबंदी लगाई कि आइंदा से क्लियर करे बगैर आप खबर नहीं छापेंगे कि देयर आर नो सच मार्किंग्स। देखिए नदीम भाई, तो हम पहले ही इसमें दो चीजें हैं। मुजरम पहले ही ठहरा दिए गए। देखें ना, मुजरम हम ठहरा दिए गए क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। माजी में जनरल ज़ियाद ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ठीक नहीं है, लेकिन इस पे आप गवर्नमेंट को चाहिए कि इस नैरेटिव को भी चेंज करे और दुनिया को बताए। ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है क्या करे कि हमारा वो अब ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारा था, जो परसेप्शन जो लोगों के ज़हनों में है, वो नैरेटिव अब हमारा नहीं है। नया नैरेटिव बताए, अपनी कौम को पहले बताए, फिर इंटरनेशनली बताए। यही तो हम कहते हैं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। अच्छा, आज कोई ऐसा नैरेटिव ये कहते हैं कि हमने गुड तालिबान बैड तालिबान, अब हम अंदर इधर बैठ के तो बातें करते हैं, लेकिन हमने यही तो बिलावल ने आज कहा है ना भी कि हमने इंटरनेशनली ये मैसेज देना है। आज जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर दो नुकात आपने डाले हैं जिनका बरह रास्त कश्मीर से ताल्लुक नहीं था। एक था आपका पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, किसी हद तक उसका ताल्लुक बनता है, लेकिन नैब की अमल दरामद और ज़रब अज़्ज़ के हम तमाम दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं, वो शायद नैरेटिव का हिस्सा हो कि हम दुनिया को भी बताएं और अपने आप को भी कन्विंस करें। करना पड़ेगा कि हम ये खत्म कर दिया, आप कन्विंस करें। अभी अमेरिका का इत्तेहादी बन के हमने जहाज शुरू किया था, खत्म कर दिया। अभी तो हम खुद कन्विंस हैं। जब कुछ लोग हमारे नजरियाती इत्तेहादी होंगे पॉलिटिकली, तो फिर हम कैसे नैरेटिव आप किसको कह रहे हैं? इनको कह रहे हैं या शाह साहब को कह रहे हैं? जिनके भी नजरियाती इत्तेहादी हैं, मैं अब नाम आज के दिन नहीं लूंगा, कल बता दूंगा। पहले पुराने प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कई दफा, दोबारा बता दें इसलिए मुझे पता है। आपको भी पता है, सारी कौम को पता है, कम से कम पीपल्स पार्टी की नजरियाती इत्तेहादी नहीं है। तलाल चौधरी साहब के
चले ठीक है, जवाब लिए बगैर फैसल साहब दुआरी से पूछते हैं। फैसल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो जो नैब के नुकात हैं, उसके अंदर हमने वो बयानिया जो देना है, उस बयानिए को दुनिया को भी और अपने अंदर भी यहाँ दिल में यकीन पैदा करना है। और जितने इंतहा पसंद ग्रुप हैं, जो लोग मज़हब का नाम लेकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उसमें से कुछ की नुमाइंदगी पार्लिमान के अंदर भी मौजूद है, उसका ख़ात्मा ज़रूरी है। ये हमें कन्विक्शन के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा। ये इस्लाम हमारा मजबूत होगा, इससे कमज़ोर नहीं होगा। सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इससे खुश होंगे, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज होंगी। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ज़रूर है जो हमें कमज़ोरी की तरफ डाल देती है। वो क्या चीज़ है, क्या रुकावट है? नहीं, मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था और अभी भी दीगर दोस्तों ने ये नुक्ता उठाया ना कि अगर दुनिया शक की बुनियाद के ऊपर देख रही है तो शायद उसकी वजूहात भी हम अपने माजी को टटोलें और उस सबक हासिल करके हम अपने हाल को दुरुस्त करें ताकि हमारा मुस्तक़बिल वैसा नहीं हो पाए। इसीलिए जब नेशनल एक्शन प्लान के जो 20-21 नकात हैं, मैंने पहले भी इसीलिए उसका ज़िक्र किया कि जब वो ये कहते हैं कि किसी भी कलअदम तंजीम को नाम बदल कर काम करने की इजाज़त नहीं होगी, तो ऐसा नहीं हुआ ना। किसी सूबाई हुकूमत ने पाबंदी लगा दी क्या वफाकी हुकूमत ने कोई उस तरह का क्रैक डाउन कर दिया कि जैसा उनके लिए होना चाहिए था? क्या हमें नहीं इल्म है कि कमोबेश जितनी ये मेजर कलअदम तंजीमें हैं, इन सब का आपस में एक ऐसा गठजोड़ है, नेक्सस है, जो मुख्तलिफ़ हमलों में हमें नज़र आता है। क्या हमें नहीं इल्म है कि ये नाम बदल कर काम भी करते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं, एक दूसरे को फंडिंग और हर तरह की सपोर्ट फराहम करते हैं? तो फिर जब ये सारी चीज़ें पता हैं, फ़ौज को भी पता है, चौधरी निसार को भी पता है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी पता है, कोई शक व शुबा नहीं है, जनरल डाइल को भी पता होंगी और नवाज शरीफ को भी पता होंगी, फिर ये उनके ख़िलाफ़ एक्ट क्यों नहीं करते? ये ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब चाहिए इस कौम को। इन ग्रुप्स का ख़ात्मा करना है, ये हमारी बदनामी का सबब बनते हैं। पाकिस्तानी ये काम नहीं कर रहे, अगर एक ग्रुप ऐसा दहशतगर्द है उसका ख़ात्मा हम क्यों नहीं कर रहे? यकीनन ये जो हमारी तरजीहात हैं, अगर ये ऐसी नहीं हैं कि जैसी होनी चाहिए थी, जो अर्जेंसी रिक्वायर्ड है कि सूरत के साथ इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए, ये क्यों का जवाब तो मेरे ख्याल में आप तमाम अहबाब इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं तो यहाँ दूर कराची में बैठकर जो ऑब्ज़र्व कर किया है, देखिए आप जहाँ पे भी बैठे हो, पार्लिमान की कुल नुमाइंदगी इस वक्त 95% मेरे पास बैठी है जी। PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, आप में से कोई भी इस कॉज को सपोर्ट नहीं करता कि जाओ किसी का गला काट दो, बम फोड़ दो। तलाल चौधरी साहब, तो फिर रुकावट क्या है? देखिए, एक सबसे पहले तो ये पूरी दुनिया का नैरेटिव ये था। उस वक्त तो वाइट हाउस में भी यही सब कुछ, तालिबान और यही सारे लोग जहादी वहाँ बैठा कर तारीफ़ की जाती थी। उस वक्त हमारी हुकूमतों का भी यही था। आहिस्ता आहिस्ता पहले तो इस पर बात करनी ही मना थी, ना ये आपका मीडिया इतना आज़ाद था, ना सियासतदान इतने आज़ाद थे। उसके बाद फिर गुड और बैड हमने बनाया ताकि कोई गुड की तरफ चला गया, किसी ने बैड कह दिया, और अब आकर खुलकर बात होने लगी है कि ना कोई गुड है ना कोई बैड है। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट भी हुई है, इसमें मज़ीद बेहतरियों की गुंजाइश है, और दुनिया में अब हमें दुनिया के हालात के मुताबिक बदलना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कम अज़ कम, अगर हम यकीनन नहीं करवा रहे, मगर ऐसे ग्रुप्स का अब हमें उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से पूरे पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगता है और पूरे पाकिस्तान के अदारों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि शायद ये हमारे कोई स्पॉन्सर किए हैं। मेरा ख्याल आपका पॉइंट बिल्कुल मौजूदा हालात में आज अगर ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें अपने नैरेटिव पर, अपने इन ग्रुप्स के हवाले से एक फ़ैसला करना है। तो करें वो फैसला जी। बिल्कुल, ये फौज भी पकड़े, आप भी पकड़े, और जो नहीं पकड़ेगा यहाँ मीडिया पे हम सवाल उठाते हैं क्यों नहीं पकड़ते? ये जो भी फैसला इस तरह का होगा या होता है, तमाम अदारों को, और ये नैब के पॉइंट्स के हिस्सा हैं, ये पॉइंट्स नैब से बाहर नहीं है। मैंने कहा ये पहली दफा, और फौज ने अंदर बैठ के नैब में साइन किया हुआ है। मैंने वही कहा कि इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता चीजें बहुत हद तक बदली हैं, मगर अब इस बात पर हमें बड़ा तेजी से वक्त जाया किए बगैर, मैं आपके नदीम साहब ये इस प्रोग्राम में ये अगर इस बात पे, गुड और बैड पे और ये जहादी ग्रुप्स पे, हमें बड़ी तेजी के साथ वक्त जाया किए बगैर तमाम सियासी जमातों को और इंस्टीट्यूशंस को फैसला लेना है, क्योंकि लोगों में, पूरी दुनिया में चंद एक लोगों की वजह से पूरा पाकिस्तान बदला। जब आप नारा मारते हैं ना जी, आप भी और फौज भी कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, उसका अमली मुजाहरा करिए, आप भी करिए, फौज भी करे। अगर आपके साथ उनकी फ़ोटो मुझे नज़र आई तो मैं आपके पूछूंगा, पंजाब के आपके लोगों की नज़र आती है। और अगर फ़ौज का कहा जाता है कि वो
कोई दफा के लिए आ गए हैं सड़कों के ऊपर मुजाहरा करने, तो फिर हम उनसे बिल्कुल ये आप दोनों बदलें, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, एक कश्मीर कमेटी भी पाकिस्तान में है, बजट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उसके ऊपर सर्फ होता है। ये उड़ी अटैक हो या उससे पहले पठानकोट वाला हमला हो या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा हो, कहीं आपको नज़र आया कश्मीर कमेटी नाम की कोई चीज़ और उसके कुछ अरकान इसमें हैं पार्लिमान का हिस्सा, या उस कमेटी के ऊपर जो मिलियंस ऑफ रुपी टैक्स पेयर मनी स्पेंड हो रही है, कोई उनकी यूटिलिटी है? मलिक साहब, मुझे कश्मीर कमेटी की वो इफ़ेक्टिवनेस दिखाई नहीं देती जो देनी चाहिए थी इन हालात में। और मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश भी की थी मौलाना से, अगर उनकी मसरूफियात बेपनाह हैं तो फिर उन्हें इसकी सदारत से, चेयरमैनशिप से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उसको तवज्जो नहीं दे पा रहे। इसी तरह हमारे जो एनवॉयज़ हैं, एनवॉयज़ को हम भेज रहे हैं, अच्छी बात है, हमें दुनिया से इंगेज करना चाहिए, लेकिन वहाँ भी हमारी सिलेक्शन जो है वो बड़ी केयरफुल होनी चाहिए। हम उन लोगों को भेजें जो इस मसले पर कुछ महारत रखते हैं और दुनिया को कायल कर सके। देखिए, अभी हमें दुनिया को कई इश्यूज़ पर कायल करने की ज़रूरत है और हमें अपना नैरेटिव सेल करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं, हिंदुस्तान तो उसको उजागर करता है ना जी, टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जवाज़ बनाकर उन्होंने हमें एक डिफेंसिव पोजीशन में डाला है, जबकि हम सबसे बड़े विक्टिम हैं, सबसे बड़ी हमने ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं और हमने एक, हमारे पास एक हिकमत अमली भी है। हमारा जो ज़रब अज़्म, जो हमारा ऑपरेशन है, उसको दुनिया उसको सक्सेसफुल भी कहती है कि उसकी कामयाबी का जिक्र भी करती है, और हम ये कह रहे हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया भी कायल नहीं हो पा रही। हमें मज़ीद सफारतकारी की ज़रूरत है कायल करने के लिए। इसके साथ साथ देखिए, मैं एक मलिक साहब एक बात कह रहा था जो कट गई, वो ये थी कि आज का इजलास दुनिया को एक तासुर देने की कोशिश थी कि जहरियत अगर होती है तो कौम मुत्तहिद है, और सही है। कश्मीरियों के साथ जो नहत्ता जो जुल्म हो रहा है नहत्ते कश्मीरियों का, हम उनके साथ हैं, तो वो मैसेज तो आज लाउड एंड क्लियर चला गया। लेकिन नेशनल यूनिटी की जब बात की जाती है तो मैंने वहाँ पॉइंट आउट किया था वज़ीर आज़म से कि कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जो कौम को तकसीम किए हुए हैं, अगर उन पर भी आप तवज्जो दें। और मैंने जिक्र किया कि पैनामा का इशू ऐसा इशू है जिस पर अगर हमारी पेशरफ्त हो जाए तो ये जो हम तकसीम इस पर दिखाई दे रहे हैं और इसका जो गलत मैसेज जा रहा है, इस पे भी हमें ओवरकम करना चाहिए। और अपोजिशन का एक बिल मौजूद है, क्यों ना हम उसको आगे बढ़ाएं, क्यों ना उसको हम अडॉप्ट कर लें, ताकि इस इशू को हम का क्या जवाब था? उनने सुन लिया और खामोशी इख्तियार की। ब्रेक ले लें, ब्रेक बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नदीम अफजल चंद साहब, कोई मुस्तकिल हल की भी बात होनी चाहिए, हल क्या है? देखिए, हल यही है कि एक तो मुनाफिकत ख़त्म की जाए। एक काम है, कहने से तो नहीं होगी, अमली तौर पे कुछ इक़दाम हमारी मैं तो कहूँगा पॉलिटिकल क्लास पहले अपने से ख़त्म करेगी, फिर दूसरे इदारों से ख़त्म करवाएगी। पहले अपने से ख़त्म करेगी। मैं एक आपसे सवाल पूछूं, जब आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक हुआ और उसके बाद ये आपका नैब बना था, आप लोग इकट्ठे बैठे थे, तो बुलाएं एक ऐसी मीटिंग, चाहे वो जॉइंट सेशन के अंदर इन कैमरा कर लें, जहां जनरल रहील को भी बुलाइए, आप फौज के बाकी अफसरों को भी बुलाइए, आप पार्लियामेंट्री लीडर्स भी बैठिए और तय कर लीजिए, और ओपन डायलॉग हो रहे हैं, ओपन खुला डायलॉग करें कि ये नदीम अफजल चंद साहब आप में खराबी है, ये तलाल चौधरी साहब में खराबी है, ये बताएं कि आपके अंदर ये सपोर्ट चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो कर लेंगे नवाज शरीफ साहब ये काम, इनको रोकता कौन है? बुलाएं तो मियां साहब को बुलाना चाहिए। ये एक दफ़ा पहले हुआ था जब ये बुलाएं ना, ये बुलाएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाएं, उनको कहें कि ये हमारा इशू है। सारे जो ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें हम करते हैं। बड़ी पार्टियों के 8-10 जो लीडर्स हैं ना, उनको बुला लें और उधर फौज के सरबराहान को बिठा लें मेज बंद कमरे में, जब तक फैसला नहीं होता बाहर ना निकले। कोई ये इसके अलावा कोई चारा नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं तो कई दफा कह चुका हूं, सिविल मिलिट्री डायलॉग आपको ओपन करने पड़ेंगे। शाह साहब क्या ख्याल है, ऐसा एक डायलॉग मुमकिन है सिविल और मिलिट्री सरबराहान के दरमियान, जिसमें बैठ के अपने इश्यूज का देर पर हल आप ढूंढ लें? 1 मिनट। बिल्कुल मलिक साहब, हमें देखिए, हम दुनिया से ला ताल्लुक़ नहीं हो सकते,
हम दुनिया की जो हम पर तनकीद होती है हमें उसका माकूल जवाब देना है, हमें दुनिया को कायल करना है, हमें दुनिया को अपनी सूरत हाल का बताना है, अपनी मुश्किलात का भी बताना है, अपने चैलेंजेस का भी बताना है और हमें उनको कायल करना है कि हमने जो इक़दामात उठाए हैं अब उन इक़दामात में अगर हुकूमत तसलसल से नेशनल एक्शन प्रोग्राम को फॉलो करती और अगर उसमें कहते ले तो लाल न करती तो शायद हमारा आज जो नैरेटिव है ज़्यादा बेहतर होता। मैं समझता हूँ कि जहाँ एक गुड और बैड तालिबान की तफरीक की बात होती थी, अब एक पंजाबी और नॉन पंजाबी तालिबान की बात भी होती है और ऑपरेशंस की बात होती है कि वो किसी एक इलाके तक महदूद क्यों नहीं, अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं होने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिन्हें हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मुखालिफ उसका एडवांटेज लेंगे। तलाल साहब देखिए, एक तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्रेडिट जो है वो तमाम सियासी जमातों का और सिक्योरिटी तमाम अदारों का ज़रूर है, मगर अब हम दुनिया की स्पीड के साथ हमें चलना पड़ेगा या दुनिया को भी कायल करना पड़ेगा। जो हमारे मसाइल हैं, जो हमने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उसके साथ दुनिया का जो मौक़िफ़ है वो हमें समझकर उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ये इसकी स्पीड हमें बढ़ानी होगी। और इसके लिए तमाम जमातें जब तक एक नैरेटिव पर इकट्ठी ना हो उस वक़्त तक तमाम इंस्टीट्यूशन समेत तब तक ये मुमकिन नहीं है। फैसल सब्जवारी साहब, 2 सालों में ज़रब अज़्म ने बहुत सफाई की है लेकिन अभी बहुत सारा कुछ करने को बनने को बाकी है, क्या करना चाहिए? वन लाइनर। मेरे ख्याल में वही ज़रब अज़्म है, अगर नेशनल एक्शन प्लान पर लेटर एंड स्प्रिट अमल दरामद कर लें। सिर्फ वफाकी हुकूमत का मसला नहीं है, यहाँ PTI मौजूद है, आपके साथ पीपल्स पार्टी मौजूद है, सूबाई हुकूमतों को भी उसमें जो काम करना था लेट्स एडमिट कि वो भी नहीं किया है। हम सब कर लें, अपना अपना हिस्सा बटा लें, क्योंकि हम सब सियासत उस वक्त करेंगे कि जब मुल्क में बेहतरी की सूरत हाल होगी। मुल्क में बेहतरी नहीं हुई तो फिर हमारी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। दुरुस्त है, इंडिया वाले इशू के ऊपर इस कौम में कोई दो राय नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। शाह साहब, एक लाइन में जो भी कहना कह दीजिए। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि 15 जुलाई को मैं हुकूमत को आगाह कर चुका था कि हिंदुस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर सकता है और हिंदुस्तान एक जो टेररिस्ट वाक़यात है, इंसिडेंट्स का ड्रामा रचा सकता है। हुकूमत को इसको समझना चाहिए था और उसका तदारुक करना चाहिए था। तो फॉरेन सेक्रेटरी को ये इतला कहाँ से आई? किसी इंटेलिजेंस अदारे ने दी होगी तो एक्ट करना चाहिए था। ऑब्वियसली कहीं से आई थी ना। वो कहते हैं हमने हुकूमत को ब्रीफ किया था इस इशू पर। ये एक सवालिया निशान है तलाल साहब। देखिए, अगर ब्रीफ किया था तो अगर आज उन्होंने इतनी अहम ब्रीफिंग दी है तो उसके कंसर्न अदारों को भी बता दिया गया होगा और फैसले भी कर लिए गए होंगे कि इस तरह का काम होगा तो क्या करेंगे। और ये कोई ऐसी बात नहीं है और इनको हमने आज खुल के चीज़ें बताई हैं। और क्या बताया आपने? जो भी इनके क्वेश्चन आंसर, जिन चीज़ों का इनको खुद पता नहीं है वो इन्होंने किसको पता है। लेकिन ये तो अगर 15 को पता था, 15 जुलाई से, तो आपको कुछ तो मैं ये कहता हूँ ये पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी बता देना कौम को। मेरा ख्याल है कि अगर फॉरेन पॉलिसी देखें, इख्तलाफ की बात, आज इन्होंने कश्मीर पे तकरीर हो, कश्मीर पे हमारी पॉलिसी हो, इस वक्त इंडिया की जाहिरियत पे जो फैसले हो, सब की इन्होंने कहा कि ये ठीक किए गए। 2-3 चीज़ें ऐड करवाई हैं हमने, वो कर ली। यूनिटी कश्मीर और इंडिया के ऊपर एक अच्छी इलामत है, उसके ऊपर शुक्र आप भी करिए और इनका भी शुक्रिया अदा करिए। तलाल चौधरी साहब, नदीम अफजल चंद साहब, शाह महमूद कुरैशी, सब्जवारी साहब और शहीद इम्तियाज़ की फैमिली, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।